नमस्कार, मैं हूं अनीता और आप देख रहे हैं मैं भी भारत का न्यूज बुलेटिन आदिवासी डेली। आज के बुलेटिन में आपको दिखाएंगे छत्तीसगढ़ में फैक्ट फाइंडिंग टीम की रिपोर्ट ने किए चौंकाने वाले खुलासे। नागालैंड चुनावों से पहले गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा दांव, पूर्वी नागालैंड पर बीजेपी का जोर और झारखंड में आदिवासी कल्याण के दावों की खुली पोल। एमबीबी पोल में जानेंगे केरल के आदिवासी शख्स की मौत के मामले में पुलिस के रवैये पर क्यों उठे सवाल, और अस्मिता और अधिकार में बताएंगे मेघालय की गारो जनजाति के एक खास पर्व के बारे में। तो शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। छत्तीसगढ़ में ईसाई आदिवासियों पर हमलों में पेसा कानून का गलत इस्तेमाल, फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट का दावा। झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार की लापरवाही, आदिवासी कल्याण के लिए 50% पैसे भी नहीं किए खर्च, केंद्र ने रोकी सहायता। पूर्वी नागालैंड पर बीजेपी का जोर, गृह मंत्री अमित शाह ने कहा चुनाव के बाद होगा नागा मुद्दों का समाधान। जानेंगे पश्चिम बंगाल में देवचा पचामी कोयला खदान पर क्यों आमने सामने है सरकार और आदिवासी। एमबीबी पोल में केरल में आदिवासी शख्स की आत्महत्या के मामले में पुलिस ने जारी की नई रिपोर्ट, कहा भेदभाव का हुआ शिकार। और अब खबरें विस्तार से। आज के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से, और खबर है छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ में दिसंबर जनवरी में ईसाई आदिवासियों पर हुए हमलों पर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक राज्य में पेसा कानून कथित तौर पर आदिवासियों की घर वापसी का एक उपकरण बन गया है। एक फैक्ट फाइंडिंग टीम ने अपनी रिपोर्ट में ये जानकारी दी। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पेसा कानून के खंड डी का दुरुपयोग करते हुए कुछ हिंदू समूहों के प्रभाव में ग्राम सभाओं ने 1000 से ज्यादा आदिवासी ईसाइयों को उनके गांवों से निकाल दिया, क्योंकि उन्होंने हिंदू धर्म को अपनाने से इनकार कर दिया था। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर और कोंडागांव जिलों में 9 दिसंबर से 18 दिसंबर 2022 तक ईसाई आदिवासियों पर हमलों की खबरें सामने आई थी, जिसके बाद एक फैक्ट फाइंडिंग टीम ने प्रभावित जिलों का दौरा किया था। टीम में पत्रकार और कार्यकर्ता शामिल थे। इन लोगों ने आदिवासी बस्तियों में पीड़ितों, स्थानीय लोगों और अधिकारियों से मुलाकात की थी। रिपोर्ट में मदमनार गांव के मंगलू कोरम के हवाले से कहा गया है उन्हें और 21 ईसाई परिवारों के सदस्यों को गांव के मंदिर में ले जाया गया, जहां पुजारी ने जबरन कुछ अनुष्ठान करवाए और उन्हें हिंदू घोषित कर दिया। उनके घरों में बाइबल की प्रतियां भी जब्त कर ली गईं। रिपोर्ट में बताया गया कि जिन ग्रामीणों ने हिंदू धर्म को अपनाने से इनकार कर दिया, उन्हें न केवल उनकी भूमि से भगा दिया गया, बल्कि उन पर बांस के डंडों, टायरों और छड़ों से भी हमला किया गया। उनके पूजा स्थलों और घरों में तोड़फोड़ की गई, फसल को जला दिया गया या लूट लिया गया और पशुधन और जीवन यापन के अन्य साधन छीन लिए गए। इन हमलों में कम से कम 24 लोगों को गंभीर चोटों के साथ अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। फैक्ट फाइंडिंग टीम का दावा है कि कार्रवाई करने के बजाय जिला प्रशासन अपराधियों को विस्थापित ईसाइयों को उनके गांवों में लौटने की अनुमति देने के लिए विनती कर रहा है। छत्तीसगढ़ में इस साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में राज्य में धर्मांतरण को बड़े चुनावी मुद्दे के तौर पर भी देखा जा रहा है। और अब छत्तीसगढ़ से चलते हैं झारखंड। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार आदिवासी कल्याण के दावे करती रही है, लेकिन वास्तव में राज्य सरकार आदिवासियों के कल्याण के लिए मिलने वाले पैसे का 50% भी खर्च नहीं कर पाई है। राज्य सरकार को पिछले 3 सालों यानी 2020 से 2022 तक आदिवासी कल्याण से जुड़ी विभिन्न योजनाओं के तहत करोड़ों रुपए केंद्र से मिले, लेकिन राज्य सरकार ये राशि खर्च ही नहीं कर पाई। ऐसे में उपयोगिता प्रमाण पत्र भी केंद्र सरकार को नहीं भेजा गया, जिसके चलते केंद्र ने वित्तीय वर्ष 2022-23 और 2023-24 में झारखंड के लिए राशि का प्रावधान नहीं किया। खबरों के मुताबिक केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को वित्तीय वर्ष 2020-21 में 102.78 करोड़ रुपए दिए गए, मगर खर्च हुए मात्र 43.49 करोड़ रुपए। जबकि वित्तीय वर्ष 2021-22 में केंद्र से 122 करोड़ रुपए मिले, लेकिन खर्च हुए केवल
17.90 करोड़। वहीं साल 2022-23 में 67.48 करोड़ रुपए मिले, मगर खर्च नहीं होने के कारण उपयोगिता प्रमाण ही नहीं दिया गया, जिसके चलते वित्तीय वर्ष 2023-24 में केंद्र ने ये राशि रोक दी। अगर जनजाति उपयोजना क्षेत्र यानी ट्राइबल सब प्लान की बात करें तो वित्त वर्ष 2020-21 में राज्य सरकार को केंद्र की तरफ से विशेष सहायता मद के रूप में 70.49 करोड़ रुपए उपलब्ध थे, लेकिन इस दौरान सरकार ने केवल 13.11 करोड़ रुपए खर्च किए। वहीं वित्त वर्ष 2021-22 में इस मद के तहत 65.31 करोड़ रुपए मिले थे, जबकि राज्य सरकार ने इसमें से एक फूटी कौड़ी भी खर्च नहीं की, जिसके चलते वित्त वर्ष 2022-23 में केंद्र सरकार से कोई राशि प्राप्त नहीं हुई। जबकि वहीं सीसीडी यानी कंजर्वेशन कम डेवलपमेंट योजना के अंतर्गत राज्य सरकार को साल 2020-21 में 1777.29 लाख रुपए मिले थे, जिसमें से केवल 1019.75 लाख रुपए ही खर्च हो पाए। वहीं साल 2021-22 में 1696.93 लाख के विरुद्ध 262.27 लाख ही राज्य सरकार उपयोग में कर सकी, जिस कारण 2022-23 में स्वीकृत राशि 2551.77 लाख के विरुद्ध केंद्र से कोई राशि विमुक्त नहीं की गई। और अब झारखंड के बाद नागालैंड से खबर है। नागालैंड में विधानसभा चुनावों को देखते हुए चुनाव प्रचार जोरों शोरों से चल रहा है। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह ने नागा शांति चर्चा और आफ्सपा का मुद्दा उठा दिया है। मंगलवार को अमित शाह ने कहा कि नागा शांति वार्ता चल रही है। उन्होंने उम्मीद जताई कि पूर्वोत्तर राज्य में स्थायी शांति लाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल रंग लाएगी। तुएनसांग में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए शाह ने पूर्वी नागालैंड का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पूर्वी नागालैंड के विकास और अधिकारों से जुड़े कुछ मुद्दे हैं और विधानसभा चुनाव के बाद इनका समाधान किया जाएगा। रैली के दौरान गृह मंत्री ने कहा, नागालैंड में 2014 से पहले उग्रवाद था। हमने शांति प्रक्रिया शुरू की। मुझे उम्मीद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल नागा संस्कृति, भाषा और परंपरा के संरक्षण के साथ राज्य में स्थायी शांति लाने में सफल होगी। दरअसल ENPO यानी पूर्वी नागालैंड पीपुल्स ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी फ्रंटियर नागालैंड अलग राज्य की मांग को लेकर विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करने का आह्वान किया था, लेकिन बाद में इसे वापस ले लिया गया। इस पर अमित शाह ने बताया कि गृह मंत्रालय और ENPO के बीच सहमति समझौता हो गया है। उन्होंने दावा किया कि चुनाव के बाद इस समझौते पर अमल किया जाएगा। ENPO क्षेत्र में विधानसभा की 20 सीटें आती है। वहीं रैली के दौरान गृह मंत्री ने कहा कि सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम 1958 को अगले 3 से 4 सालों में पूरे पूर्वोत्तर राज्य से हटा दिया जाएगा। अप्रैल 2022 में ही अमित शाह ने असम, नागालैंड और मणिपुर के कई जिलों से आफ्सपा को वापस लेने की घोषणा की थी। आपको बता दें, नागालैंड की 60 सदस्यीय विधानसभा के लिए 27 फरवरी को मतदान होगा, जबकि चुनाव नतीजे 2 मार्च को आएंगे। और आखिर में चलते हैं पश्चिम बंगाल। राज्य में देउचा पचामी कोयला खदान को लेकर सरकार और आदिवासी एक बार फिर आमने सामने हैं। राज्य में प्रस्तावित देउचा पचामी कोयला खदान के खिलाफ आदिवासी आंदोलन कर रहे हैं। आदिवासियों का कहना है कि इस परियोजना के चलते सबसे पहले उन्हें उनके घरों से विस्थापित किया जाएगा। साथ ही परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण कानूनों का उल्लंघन हो रहा है। वहीं पर्यावरण को भी इससे अपूरणीय क्षति होगी। हाल ही में राज्य ने बजट घोषणाओं में इस परियोजना के लिए 35,000 करोड़ के निवेश की बात कही है। राज्य की ममता बनर्जी सरकार का दावा है कि इस परियोजना से लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। इसके बाद से ही बीरभूम इलाके में 800 आदिवासियों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। खबरों के मुताबिक प्रस्तावित कोयला खदान के लिए कथित अवैध भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को रोकने के लिए आदिवासियों का एक समूह पहले ही कलकत्ता उच्च न्यायालय का रुख कर चुका है। और इस खबर पर ज्यादा चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रसेनजीत बोस, जो एक अर्थशास्त्री और राजनीतिक कार्यकर्ता हैं।
प्रसेनजीत जी, देवचा पचामी के विरोध में 800 आदिवासियों ने प्रदर्शन किया है, जबकि राज्य सरकार लगातार ये दावा कर रही है कि इस परियोजना के लिए 35,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा और लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। तो इसका विरोध क्यों हो रहा है? पहला चीज तो ये है कि यहाँ जो कोयला खदान का जो प्रपोजल है, ये कोई नया प्रपोजल नहीं है। ये यहाँ पे आज से 30 साल पहले ही, उससे भी पहले लेट 80s में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने यहाँ कोयला का बड़ा डिपॉजिट है, वो उनको जो उनका सर्वे होता है वो सर्वे से, जियोलॉजिकल सर्वे से वो पता चला। लेकिन यहाँ का जो कोयला का डिपॉजिट है उसका खासियत ये है कि ये इसका जो डेप्थ है, ये जमीन के जितने नीचे यहाँ कोयला है वो हमारे देश में और जगह में जहाँ कोयला है, बंगाल, पश्चिम बंगाल तो आप जानते हैं, यहाँ जो पूरा रानीगंज आसनसोल का बेल्ट है उसे लेके पूरा झारखंड तक जो है बहुत सारे वहाँ कोयला का खदान भी है और वो ब्रिटिश जमाने से वहाँ माइनिंग चल भी रहा है। लेकिन ये जो देवचा पचामी देवानगंज हुडिन सिंह ये जो ब्लॉक है, इसका जो डेप्थ है वो बहुत एवरेज जो डेप्थ इंडिया में कोयला का है उससे बहुत ज्यादा है। और इसका ऊपर में, कोयला के ऊपर में जिसको कहते हैं काला पत्थर, बेसॉल्ट, जिससे हमारे सड़क बनता है, या रेलवे में आप देखेंगे कि रेलवे लाइन में जो काला पत्थर जो ब्लास्ट में जो दिया जाता है, या स्टोन चिप जो बनता है, ये जो काला पत्थर है, ये वॉल्केनिक रॉक है, उसका बहुत बड़ा डिपॉजिट वो कोयला के ऊपर में ये डिपॉजिट जो है। तो शुरू से ही इसके लिए यहाँ कई बार कोयला खदान होने का बात हुआ, लेकिन जो भी आए, जैसे कोल इंडिया भी एक समय जब पिछला सरकार यहाँ था, कोल इंडिया भी आया यहाँ और वो लोग इस पे छानबीन किया, लेकिन वो हाथ हटा लिया और उनका कहना था कि यहाँ कोयला खदान करने से जो खर्चा होगा एडिशनल कोयला उठाने का, उससे जो ये प्रॉफिटेबल वेंचर जो है ये नहीं हो सकता, उसमें कॉम्प्लिकेशन ज्यादा है। और यहाँ ये जो पूरा एरिया है, खास करके पाचामी का जो एरिया है या हुरिनशिंगा, ये जगह में पिछले 30-40 साल से और धीरे धीरे उसमें बढ़ोतरी भी हुआ, यहाँ काला पत्थर का माइनिंग चलता है। तो ये एक माइनिंग जोन है, बेसॉल्ट माइनिंग का जो है जोन, और इसमें लोग रहते भी हैं। जो जनता है वो करीब 21,000 लोगों का यहाँ आबादी है, जिसको डिस्प्लेस करने की बात है, जिसमें करीब करीब 45% जो है वो आदिवासी है, संथल कम्युनिटी से जो है, और बाकी दलित है करीब 3-3.5 हजार। अल्पसंख्यक लोगों का भी यहाँ एक बड़ा तबका जो है। तो जो विरोध आप कह रहे हैं, पहला चीज तो इस विरोध का 2-3 कारण है। पहला चीज कि यहाँ कोयला खदान होने का जो साइंटिफिक जो बेसिस होना चाहिए वो लेके ही बहुत सारे सवाल है। तो कोयला खदान यहाँ होगा या नहीं, इसी पे अभी भी काफी सवाल निशान जो है वो लगा हुआ। सरकार का अभी अगर आप टेक्निकल रूप से देखें तो जो इसका माइनिंग प्लान है वही अभी तक जो पीडीसीएल, वेस्ट बंगाल पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, अभी जिसके पास इसका टेंडर है, मतलब जो जिनको दिया गया अलॉटमेंट जिसको हुआ है, वो अभी तक माइनिंग प्लान ही बना नहीं पाया। तो उसका अभी प्रिलिमिनरी जो सर्वे है जो वो अभी खत्म हुआ होगा अभी, लेकिन उसका बाद उसका माइनिंग प्लान बनेगा, फिर उसका एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। तो ये कोई भी चीज अभी तक हुआ नहीं होने से वहां कोयला खदान वायबल है या नहीं, ये क्वेश्चन ही अभी भी साइंटिफिकली ये रिजॉल्व नहीं। सरकार लेकिन ये मैं समझता हूँ पॉलिटिकल कारणों से किया है, क्योंकि यहाँ और बंगाल में कई साल हो गए बड़े इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स यहाँ बहुत ज्यादा नहीं। तो क्योंकि ये एक कोयला खदान का अलॉटमेंट एक सरकारी कंपनी को मिला है, तो सरकार इसको बड़ा चढ़ा के दिखाने का कोशिश कर रहा है कि ये एक हमारे हाथ में प्रोजेक्ट है, इसमें इतने 1,000 करोड़ रुपया का वो आ सकता है।
लेकिन ये एक्चुअली आप देखेंगे टेक्निकल टर्म्स में ये अभी भी क्वेश्चनेबल है, इसका टेक्निकल वायबिलिटी अभी भी एस्टैब्लिश नहीं। लेकिन सरकार जो है इसके लिए जो जमीन अधिग्रहण वो प्रक्रिया जो है सरकार पिछले एक्चुअली 2021 के नवंबर में एक नोटिफिकेशन लाके सरकार वो चालू कर दी। तो जमीन लेने का प्रक्रिया, जबकि अगर आप देखेंगे कि एक माइन के लिए जमीन अधिग्रहण का जो प्रक्रिया है ये काफी बाद में होना चाहिए। पहले उसका माइनिंग प्लान होना चाहिए, उसका एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट होना चाहिए, खदान होगा या नहीं ये पहले तय होना चाहिए, बाद में जमीन अधिग्रहण होना चाहिए। यहाँ जो हुआ खदान होगा या नहीं ये टेक्निकल जो प्रक्रिया है वो बाद में हो रहा है, लेकिन पहले जमीन अधिग्रहण सरकार ने शुरू कर दिया। और वो प्रक्रिया जो सरकार ने अपनाया है उस जो 2013 का आप जानते हैं कि हमारे देश में कानून बदला है, 2013 में नया कानून है, उसमें ग्राम सभा का मीटिंग बुला के आपको जो है राय लेनी पड़ेगी, और जिसको बोलते हैं कॉन्सेंट, प्रायर इन्फॉर्म कॉन्सेंट, यानी सम्मति, आपको जिसका आप जमीन ले रहे हैं उसका सम्मति लेना। सरकार वो 2013 कानून के तहत ये काम किया है। उन्होंने बोला वो एक पैकेज ऊपर से अनाउंस कर दिया चीफ मिनिस्टर, और उसके असेंबली में अनाउंस किया। वो पैकेज लेके फिर जो है जो सरकार के जो समर्थक है, और आप जानते हैं बंगाल में ये सिंगूर के समय में भी सामने आया, वो कहीं पे भी आप जाएंगे तो वहां बहुत छोटे छोटे रैयत आपको मिलेंगे, और उसमें दो किस्म के लोग हैं, एक जो लोग वहां रहते नहीं है लेकिन जिनका जमीन है, और एक है जिनका जमीन भी है और वो रहते भी हैं। और ऐसे भी लोग मिलेंगे जो रहते भी हैं, उनका ओनरशिप नहीं है, लेकिन वो ऐसे ही वहां शेयर प्रॉपर हो या वहां वैसे ही एनक्रोच करके रह रहे हैं, लेकिन कई सालों से रह रहे हैं, ऐसे बहुत सारे मिला जुला के आपको मिलेगा। यहाँ पे भी वैसे ही है। तो अभी तक जो हुआ, सरकार जो पैकेज दिया उसमें सरकार बोला कि भाई हम पैसा बहुत ज्यादा जो है वो उनके हिसाब से वो बोल रहे हैं, हम करीब 39 लाख पर एकड़ वो पैसा ऑफर किया, और बोला कि हम हर परिवार में सबको एक पुलिस, जूनियर पुलिस कांस्टेबल का नौकरी हम देंगे। तो ये करने से क्या हुआ, एक तबका खास करके जिनका वहां जो रहते नहीं है, वो रहते होंगे शहरों में लेकिन जमीन वहां है, उनके पूर्वज वहां रहते होंगे, वो काफी उत्साहित हुए और वो बोले कि हाँ यहाँ हम जमीन देने के लिए तैयार है। लेकिन जो वहां बसे हुए लोग, जिसका पूरा ज्यादातर लोग आदिवासी, संथल, और जो दूसरे जो गरीब तबका है जो वही है, वो ये जो पत्थर का खदान और क्रशर यूनिट चलता है, कोई वहां नौकरी तो पेशा है, वहां नौकरी करता है, वर्कर है, या छोटा मोटा खेती बाड़ी जो लोग करते हैं जिनका और कोई साधन नहीं है, वो तबका जो है जो मेजॉरिटी है, ये पूरा का पूरा इस जो जमीन दिया जा रहा है उसका विरोध में वो आंदोलन पिछले साल से ही 1 साल के ऊपर हो गया है, ये लोग आंदोलन जो है कर रहे हैं। प्रसेनजीत जी, 1 साल से ज़्यादा समय से इसके खिलाफ आंदोलन हो रहा है। आपने कहा कि जमीन अधिग्रहण के तहत ग्राम सभा की जो शक्तियां हैं उनका भी उल्लंघन हो रहा है, लेकिन राज्य सरकार जो कह रही है कि विस्थापित लोगों को एक अच्छा पुनर्वास पैकेज दिया जाएगा, मुआवजा भी दिया जाएगा, अगर वैसा सरकार कह रही है तो इसमें क्या दिक्कत आपको नजर आती है? देखिए, इसमें दो, एक तो कानूनी जो चीज है, कानून में ये है कि प्रक्रिया जो है कि आपको पहले कोई भी जमीन अधिग्रहण, और वो आप जो बोल रहे हैं पेशा का कानून शेड्यूल्ड एरियाज के लिए है, तो उसमें तो सरकार का कहना है कि भाई ये पश्चिम बंगाल में पेशा कानून लागू नहीं है, क्योंकि ये आदिवासी बहुल ये इलाका है जरूर, लेकिन पंचायत का जो इलाका है, लेकिन ओवरऑल ब्लॉक में अगर आप देखिए, मतलब वेस्ट बंगाल में कहीं शेड्यूल्ड एरियाज का टेक्निकली स्पीकिंग शेड्यूल्ड एरियाज नहीं, लेकिन ग्राम सभा का जो कॉन्सेंट लेने का जो प्रक्रिया है 2013 के कानून के मुताबिक वो सिर्फ शेड्यूल्ड एरियाज में ही है, ऐसा नहीं। आपको ग्राम सभा का जो कॉन्सेंट है वो हर जगह में ही जो है लेना चाहिए। तो हमने ऑलरेडी पिछले साल ही हमने आरटीआई किया था सरकार को इस आंदोलन
जो आदिवासियों का जो आंदोलन है उसमें हम लोग शुरू से रहे हैं उनके समर्थन में, और हम आरटीआई भी किए, और सरकार ने आरटीआई का जवाब में भी बहुत सारे चीजें विवरण वो दिए। तो उसके आधार पे हम एक याचिका जो है पीआईएल हम कोलकाता हाई कोर्ट में हमने डाला है, और उसके जवाब में भी सरकार बहुत सारी चीजें कहा है। तो उसको अभी भी चल रहा है मामला। मैं उसके बारे में सिर्फ ब्रीफली इतना बताना चाहता हूं कि सरकार का ही ये कहना है ऑन रिकॉर्ड, सरकार ये कह रहा है कि हम जो है 2013 का कानून मानने के लिए मजबूर हम नहीं, हम अपने तहत जमीन ले सकते हैं जैसे अभी हम ले रहे हैं। तो पहला तो यही एक बहुत बड़ा कानूनी सवाल है। हम हमारा ये मानना है कि नहीं, आप अपने आप, हमारे देश का एक कानून है, कोई स्टेट गवर्नमेंट अगर खुद से कहे कि भाई मैं ये कानून नहीं मानूंगा, मैं अपने तरीके से करूंगा, तो वो कोई स्टेट गवर्नमेंट का पावर नहीं होता है। तो ये बहुत बड़ा आप कह सकते हैं कानूनी सवाल अभी खड़ा हुआ है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट का सीधा सीधा ये कहना है कि हम यहाँ 2000 वो मान रहे हैं, वो बोल रहे हैं 2013 का कानून लगा नहीं रहे हैं, हम अपने तरीके से ये चीज कर रहे हैं। तो पहला तो मैं ये सवाल रेस करना चाहूंगा कि नहीं, आप कोई भी स्टेट गवर्नमेंट अपने आप में 2013 कानून का उल्लंघन नहीं कर सकते। तो उल्लंघन जो हुआ है वो अपने आप में ही एक कारण है कि भाई ये ग्राम सभा का कॉन्सेंट आपको नहीं लिए हैं, तो ये गैर कानूनी है। तो एक तो ये कानूनी बात। दूसरा जो इसमें इकोनॉमिक, सोशियो इकोनॉमिक जो अर्थ सामाजिक जो कारण है, कि पहला चीज तो देखिए यहाँ पे कोयला खदान का इकोनॉमिक वायबिलिटी अभी तक एस्टैब्लिश नहीं। सरकार को सबसे पहले वो करना चाहिए था, या अभी भी हम समझते हैं सरकार को करना चाहिए, यहाँ कोयला खदान होने का वास्तविकता है या नहीं, इसको तो आप वो कीजिए। सरकार अभी बोल रहा है कि हम देवचा पाचामी में पहले खदान नहीं करेंगे, हम पहले देवानगंज हरिसिंगा साइड में हम पहले खदान करेंगे। देवानगंज हरिसिंगा में जितना कोल डिपॉजिट है और आज जो टेक्नोलॉजी से कोल उठाया जाता है उसके हिसाब आप कीजिएगा, उसमें 2-3 साल में वहां का कोयला खत्म हो गया। तो आप 2-3 साल के लिए कोयला उठाने के लिए आप 2-3 हजार लोगों को वहां से विस्थापित करेंगे और वहां कोयला खत्म हो जाएगा, फिर क्या होगा? फिर वो जगह तो खराब हो गई, फिर वो जमीन क्या वापस जाएगा उन लोगों के पास? तो उसके बाद आप क्या करेंगे? ये बहुत सारे सवाल जो है इसमें है, जो ये प्रोजेक्ट का वायबिलिटी को लेके जो सवाल है। फिर उसका एनवायरमेंटल इम्पैक्ट का जो क्वेश्चन, वहां जंगल है, जंगल में आप जानते हैं आदिवासियों का कानून है, वहां जंगल का अधिकार है आदिवासियों का, तो जंगल का जमीन को आप ये कर सकते हैं कि नहीं, उसका एक सवाल है। जो वहां के आदिवासी है वो आदिवासियों का जो जमीन के साथ एक अलग से लगाव होता है, उनका अपना जो ट्रेडिशनल कल्चरल जो राइट्स है, उनका जाहिर थान माझी थान जो बोलते हैं, वो सब चीज को डिस्प्लेस करने की बात है। तो वो बहुमत आदिवासी वहां इसके लिए तैयार नहीं है, वहां अपने जमीन छोड़ देने के लिए। तो ये उनका राइट्स का जो है क्वेश्चन है। और यहाँ सबसे जो आखिर में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन जो वहां के सिर्फ लोग नहीं, पूरा स्टेट के कई सारे लोग ये सवाल उठा रहे हैं, हम भी उठा रहे हैं, कि अभी अब पूरा दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज लेके जो बहस हो रहा है, उसमें साफ तरीके से ये आ रहा है कि जो कार्बन एमिशन के लिए सबसे जो 2 बड़े सोर्स है फॉसिल फ्यूल्स का, उसमें एक कोयला है और एक आपका जो खनिज तेल है, पेट्रोल डीजल वगैरह। तो जब पूरा दुनिया भर में कोयला से धीरे धीरे ग्रीन एनर्जी के तरफ एक मूव चल रहा है, हमारे देश में भी आप जानते हैं, इंडिया, चाइना, सभी, ठीक है, ये बात सही है, ये वो अलग बहस है, उसमें मैं जाना नहीं चाहता हूं कि एडवांस कंट्रीज पहले कितने किए, पर कैपिटा कितना ज्यादा एमिशन है, वो सब अपनी जगह पे है। लेकिन ये भी बात है कि क्लाइमेट चेंज इज अ रियलिटी, इट इज अ साइंस, वो कोई कहानी नहीं है। तो अगर हमको भी उसको रोकने के लिए या वो क्लाइमेट चेंज को उसका जो अभी पेस है उसको कम से कम करने के लिए इंडिया को भी योगदान करना पड़ेगा। क्लाइमेट चेंज होगा, सी लेवल राइज होगा, तो हमारे जैसा मुल्क को सबसे ज्यादा परेशानी होगी। प्रोजेक्शंस है वेस्ट बंगाल का कोस्टल एरियाज में अगले 25-30 सालों में काफी बड़ा रिस्क है इनंडेशन का, पूरा सुंदरबन जो है समुद्र के नीचे चला जाए।
इसके मद्देनजर आप देखिए, पश्चिम बंगाल में जितने पावर प्लांट्स हैं वो सब के सब कोयला से चलता हुआ पावर प्लांट। क्यों? ये एक बड़ा सवाल हम उठाना चाहते हैं कि भाई पूरा दुनिया भर जब धीरे धीरे कोयला से, आपका जो एनर्जी मिक्स है उसमें क्यों नहीं आप सोलर, विंड, दूसरे जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज है उसके तरफ नहीं जाके अभी आप बोल रहे हैं और 100 साल हमको कोयला इसमें से हम उठाएंगे, ऐसा एक खदान अभी हम बनाना जो है चाह रहे हैं। तो हम समझते हैं कि क्लाइमेट चेंज और इसको एनवायरमेंट रिलेटेड जो सवाल है उसके मद्देनजर भी ये इल कॉन्सीव्ड एक जो है प्रोजेक्ट। प्रसेनजीत जी, अक्सर ही कहा जाता है कि जो विकास विरोधी लोग हैं वो इस तरह की परियोजनाओं का विरोध करते हैं। हमने गुजरात में भी ऐसा देखा। ऐसे में आप लोग ये जो विरोध कर रहे हैं उसका आधार क्या है? कहीं आपको भी विकास विरोधी का टैग ना मिल जाए? नहीं, देखिए, पहला चीज तो ये है कि हम विकास विरोधी नहीं है। तो अब टैग तो अब आज के तारीख में देश का स्थिति तो ये है कि किसी को कुछ भी टैग जो है किया जाए उसका कोई विश्वसनीयता नहीं है। सवाल ये है कि यहाँ कौन विकास के पक्ष में है। कोई, मुझे नहीं लगता है कि कोई भी सेंसिबल कोई इंसान, देश का आबादी का 99% वो विकास विरोधी कभी हो नहीं सकता। लेकिन सवाल है कि विकास कैसे, विकास किसके लिए, किसका विकास। अभी हम देख रहे हैं देश में जो विवाद चल रहा है, जो स्टॉक मार्केट में भी चल रहा है, तो ये जो कोयला और ये कोयला खदान का जो पूरा हमारे देश का जो पॉलिसीज और जो सिस्टम है वो तो एक ही परिवार और एक ही कंपनी का विकास उसमें हो रहा है। वो तो जनता का विकास उसमें हो नहीं रहा है, अदानी का विकास हो रहा है। तो अदानी का विकास के लिए हम कोई बोलेगा कि उसका विकास का विरोधी हम हैं, तो हाँ ठीक है, हम क्रोनी कैपिटलिज्म का विरोधी हम हैं। लेकिन जहां तक सबका विकास की बात है, अगर वो सवाल को लिया जाए तो हमारा पहला चीज सवाल ही ये है या कहना ये है कि ये कोयला खदान विकास के पक्ष में नहीं। इस कोयला खदान से अगर सही मायने में नौकरी बहुत ज्यादा होता तो अभी वहां में अभी तक 450-500 लोगों को पुलिस कांस्टेबल का नौकरी दिया गया, वो भी टेम्पोरेरी। तो मेरा तो यही सवाल है कि इसी से साबित होता है कि अगर आपका कोयला खदान में नौकरी होना बहुत एम्प्लॉयमेंट होगा तो पुलिस का नौकरी क्यों दिया जा रहा है? फिर पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन क्यों नहीं नौकरी दे रहा है? क्योंकि एक्चुअली खदानों का आज के तारीख में जो टेक्नोलॉजी है वो लेबर सेविंग है। कोल इंडिया में पिछले 10 साल में देखिए कैसे उनका प्रोडक्शन बढ़ा, लेकिन उसका वो जो है कम हो गया, एम्प्लॉयमेंट जो है कम हो गया। तो एक कोयला खदान बनने से ही विकास है, एक तो ये बात सही नहीं है। दूसरा, मुझे लगता है कि एनवायरमेंट का जो क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता जा रहा है और हम उस पर आंख मूंद के हम नहीं रह सकते। कल अगर विकास किस कॉस्ट पे होगा, हम अगर ऐसे प्रकृति को, हमारा जो नदी है, जंगल है, उसको हम काट के साफ करें और उसी को विकास के नाम पे हम बोले कि एक तरफा कि यही विकास है, तो वो एक्चुअली अनसाइंटिफिक है। हम अपने कब्र खोद रहे हैं। और ये सवाल तो है ही कि अगर खदान, कोयला खदान ही करना है तो हमको हमेशा क्यों आदिवासियों के जमीन के नीचे जो कोयला है उसी को हम हमेशा जाके, आदिवासियों का विस्थापन इतना ज्यादा क्यों? क्योंकि हम समझते हैं कि उनका जो अधिकार है, उसको, जो संवैधानिक उनका अधिकार है, उसको एक्चुअली स्टेट जो है वो रिस्पेक्ट नहीं करता। उसको समझता है उनको, वो लोग आदिवासी है, वीक है, तो उनको किसी भी तरीके से उनको हम धकेल के जगह खाली कर सकते हैं। ये गलत है मेरे ख्याल से। क्यों डेवलपमेंट का डिस्प्रोपोर्शनेट कॉस्ट क्यों हमारे आदिवासी भाई बहनों को जो है वो करना पड़ेगा, बियर करना पड़ेगा? ये सारे क्वेश्चंस है और ये डेवलपमेंट के हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ये विकास के विरोध में नहीं है, ये विकास के ऊपर जो है बहस है। इस बहस को शॉर्ट सर्किट नहीं किया जा सकता। आपको बता दें, बीरभूम के मोहम्मद बाजार सीडी ब्लॉक में प्रस्तावित देउचा पचामी और दीवानगंज हरिसिंघा कोयला ब्लॉक के लिए चिन्हित क्षेत्र के अंदर 19 गांव आते हैं। पश्चिम बंगाल सरकार के मुताबिक 3,400 एकड़ वाले 2 ब्लॉक्स में 2100 मिलियन टन कोयला है और एक बार चालू होने के बाद वो कथित तौर पर एशिया की सबसे बड़ी
और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी कोयला खदान हो सकती है। अपने दूसरे सेगमेंट एमबीबी पोल में आज हमने मैं भी भारत के यूट्यूब चैनल पर आपसे एक सवाल किया था। सवाल था, पुलिस रिपोर्ट के अनुसार केरल में 11 फरवरी को कोझिकोड मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के कैंपस में विश्वनाथन को उसके रंग रूप और आदिवासी होने की वजह से चोरी में लिप्त मान लिया गया। उसे सार्वजनिक तौर पर पीटा गया था, जिसके बाद उसकी लाश पेड़ पर लटकती मिली। ये घटना एक बार फिर साबित करती है कि समाज और प्रशासन में आदिवासियों के प्रति एक पूर्वाग्रह है। आपकी क्या राय है? इस सवाल के जवाब में 87% लोगों ने हाँ का ऑप्शन चुना, वहीं 8% लोगों ने ना का ऑप्शन चुना, जबकि 5% लोगों ने पता नहीं का ऑप्शन चुना। लेकिन हमने ये सवाल क्यों पूछा था? केरल में 11 फरवरी को कोझिकोड मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के कैंपस में आदिवासी शख्स विश्वनाथन की मौत के मामले में पुलिस ने अपनी नई रिपोर्ट बनाई है। इस रिपोर्ट के अनुसार विश्वनाथन पर चोरी का आरोप लगाया गया था और उसको भीड़ ने पीटा। साथ ही चोरी किए गए सामान को ढूंढने के लिए उसके बैग की तलाशी ली गई और इस सब से उसे बहुत शर्मिंदगी हुई। रिपोर्ट में कहा गया है, विश्वनाथन पर उसके रंग और रूप के चलते चोरी का आरोप लगाया गया था। जिन लोगों ने उस पर चोरी का आरोप लगाया, उन्होंने मान लिया कि वो ही संदिग्ध था, क्योंकि वो एक आदिवासी था। इस रिपोर्ट को मानवाधिकार आयोग को सौंप दिया गया है। हालांकि पुलिस को रिपोर्ट में अपने दावों को प्रमाणित करने के लिए सबूत नहीं मिले हैं। दरअसल ये खबर सामने आने के बाद से ही सुर्खियों में है। पुलिस ने घटना को आत्महत्या बताया था। पुलिस ने अपनी पिछली रिपोर्ट में भी मौत को आत्महत्या बताया था, लेकिन तब रिपोर्ट में कहा गया था कि विश्वनाथन की मौत फांसी से हुई है और उनके शरीर पर चोट के कोई निशान नहीं है। जबकि परिजनों का दावा था कि विश्वनाथन की मौत सुसाइड से नहीं हुई है, बल्कि उनकी हत्या की गई है। इसके बाद राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने पुलिस को फटकार लगाकर नई रिपोर्ट बनाने का आदेश दिया था, जिसके चलते पुलिस ने एक बार फिर मामले की नए सिरे से जांच शुरू की। इस तरह की खबरें जब भी सामने आती हैं तो साफ पता चलता है कि पुलिस और प्रशासन पूर्वाग्रहों के आधार पर कार्रवाई करते हैं। हमारे पुलिस अधिकारी और सिपाही समाज से ही आते हैं, इसलिए पुलिस संगठन हमारे समाज का सच्चा प्रतिरूप है। हमारा समाज जाति, धर्म और क्षेत्रीय आधार पर बटा हुआ है। एनसीआरबी यानी राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की साल 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक आदिवासी समुदायों के खिलाफ अपराध के 8,272 मामले दर्ज किए गए। पिछले वर्ष यानी 2019 की तुलना में इन मामलों में 9.3% की बढ़ोतरी हुई है। हालांकि भारत में मॉब लिंचिंग और जातीय हिंसा पर कोई विस्तृत रिपोर्ट नहीं है, लेकिन खबरों के मुताबिक पूरे भारत में साल 2015 से 2019 के बीच मॉब लिंचिंग में लगभग 80 लोग मारे गए। भारत में जाति आधारित भेदभाव अभी भी एक बहुत ही आम प्रथा है और विश्वनाथन का मामला अपनी तरह का पहला मामला नहीं है। ऐसे में जाति आधारित हिंसा में शामिल लोगों के किसी भी समूह के लिए कड़ी सजा की सख्त जरूरत है। किसी भी जाति या धर्म से संबंधित हर व्यक्ति को समान जीवन का अधिकार है। 21वीं सदी में एक समुदाय अभी भी इस बुनियादी मानवाधिकार के लिए लड़ रहा है। अपने तीसरे और आखिरी सेगमेंट अस्मिता और अधिकार में आज आपको बताएंगे मेघालय के एक खास पर्व वांगला के बारे में। वांगला पर्व फसलों की कटाई के बाद मनाया जाने वाला एक त्योहार है। मुख्य रूप से मेघालय राज्य में इसे पूरे धूमधाम के साथ मनाया जाता है। ये गारो समुदाय का सबसे बड़ा त्योहार है। गारो जनजाति के लोग इस दिन साल जोंग नाम के देवता की पूजा करते हैं। देवता को मिट्टी की उर्वरता और समृद्ध फसल के लिए धन्यवाद दिया जाता है। इस त्योहार को 100 ड्रम फेस्टिवल के नाम से भी जाना जाता है। हर साल इसे नवंबर महीने में मनाया जाता है। ये उत्सव आमतौर पर 2 दिनों के लिए मनाया जाता है, लेकिन कभी कभी 1 सप्ताह तक भी ये जारी रहता है। पहले दिन होने वाले समारोह को रागुला कहते हैं और दूसरे दिन के समारोह को कट कहा जाता है।
पंख वाले हेडगियर्स के साथ रंगीन कपड़ों में युवाओं से लेकर बुजुर्ग सभी सज धज कर तैयार होते हैं और लंबे अंडाकार आकार के ड्रमों पर बजाए जाने वाले संगीत की धुन पर नृत्य करते हैं। उत्सव के इन दिनों में ड्रम की धुन से पहाड़ गूंज उठते हैं। इस त्योहार के दौरान क्षेत्र के लोकप्रिय नृत्य रूपों का प्रदर्शन किया जाता है। वांगला उत्सव मुख्य रूप से मेघालय में गारो जनजाति की सांस्कृतिक पहचान को संरक्षित करने और उसे बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता रहा है। ये क्षेत्र की संस्कृति और परंपरा को दिखाने का एक अवसर होता है। और ये था आज का हमारा आदिवासी डेली बुलेटिन। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमें मिस कॉल दें। अगर आप कोई सुझाव हमें भेजना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर ज़रूर करें और मैं भी भारत के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।